जय हिंद, राम राम। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासरूम जीके बाई अजय सर में। देखो भाई, आपा भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे रीट वाले साथियों के लिए, है ना। तो रीट वाले साथी, आप कैसे हो? कैसे चल रही है अभी भावी अध्यापकों आपकी तैयारी? हम आशा और उम्मीद करेंगे आपकी तैयारी जो है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही है भाई। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था, अब क्या गुरुजी, आप जो है कई दिन हो गया क्लास कौन ली, और आपने कहा था कि 2 क्लास हफ्ते में लूंगा। जो बात की थी वो कर देंगे पूरी। इस आज वाली क्लास के अंदर आपको 2 क्लासों का मैटर जो है वो लेकर आए हैं हम। ठीक है। अब आपको मोटे मोटे तौर पर मैंने जो है उदारीकरण, निजीकरण और लास्ट क्लास में वैश्वीकरण के बारे में मोटे मोटे तौर पर जो है बता दिया था। फिर मैंने लास्ट आपको उदारीकरण के बारे में जो बताया था, है ना। एक बार और इसको पूरा कंप्लीट अपने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी भूराजस्व वगैरह वो बातें अपनों ने पढ़ ली थी। अब उसके बाद जो वो अपनों ने आगे की जो बातें है वो जाननी है। हाँ, नमस्कार भाई, रेखा, मनीषा, गगनदीप, सभी को राम राम। चलिए, अब बात करते हैं अपने सबसे पहले उदारीकरण की। बस ये इतना ज्यादा लिखा हुआ देखकर घबरा मत जाना, ये थोड़ा ही लिख रखा है। आगे तो आपको और भी कम जो है वो देखने को मिलेगा। इसको नोट डाउन करना है आपको सारा। अब यहीं से अपने एग्जाम में जो प्रश्न देखने को अपने को मिलेंगे। क्या लिख रखा है? उदारीकरण। देखो, उदारीकरण का मतलब है उदार हो जाना। जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए ये बताया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइब्रे लाइब्रेलाइजेशन। ठीक है। देखो, उदारीकरण का मतलब होता है जैसे कोई, जैसे लाइसेंस प्रक्रिया थी, है ना। अब लाइसेंस हर कोई व्यक्ति नहीं बनवा सकता था, तो इसको फिर क्या है, इस प्रक्रिया को समाप्ति कर दिया। लाइसेंस प्रक्रिया को क्या कर दिया? समाप्त। अब कुछ ही जो उद्योग होंगे, जैसे कीटनाशक वगैरह, दवाइयां वगैरह जो बनाते हैं ना, उन उद्योगों को ही लाइसेंस की आवश्यकता थी, अन्यथा किसी को भी जो है वो लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में भाई साहब लोग जो है उद्योग जो है उद्योग ज्यादा स्थापित करेंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलेगी? उछाल देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहां पढ़ो, उदारीकरण यानी लाइब्रेलाइजेशन का अर्थ है सरकार द्वारा अर्थशास्त्र पर लगाए गए नियंत्रणों और प्रतिबंधों, जो प्रतिबंध लगाए गए थे ना, उसको कम करना। उसको क्या करना भाई? उसको कम कर देना। उसको क्या कर देना? कम कर देना, ताकि निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को अधिक अवसर मिले। यानी निजी यानी प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो अधिक काम कर सके, विदेशी जो लोग हैं वो यहाँ पर निवेश कर सकें, है ना। जब तक कोई प्रतिबंध वगैरह होंगे तो लोग डरते हैं पैसे लगाने से, भाई सरकार कल को कोई ऐसा नियम ना बना दे जिससे जो है हमें घाटा हो जाए, इसलिए। उसके बाद सरकार द्वारा विदेशी व्यापार को सरल बनाया गया। विदेशी व्यापार की जो प्रक्रिया उसको क्या बनाया गया? सरल। इसके बाद पहले भारत में विदेशी व्यापार यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कड़े प्रतिबंध थे। आपको पता है कि 1990 से अपने पहले की बात करें तो विदेशी व्यापार से बहुत ज्यादा जो है वो प्रतिबंध लगाए हुए थे, कुछ नियम बनाए हुए थे, हर कोई व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था। तो उन नियमों को जो है अब हटा दिया गया। लेकिन 1991 में आर्थिक संकट के कारण, मैंने आपको बताया था कि भारत किस स्थिति से जो है वो झुझक रहा था। 1991 में आर्थिक संकट के कारण भारत सरकार ने विदेशी व्यापार नीति को उदार बनाया। जैसे लाइसेंस, कोटा, टेरिफ जैसी बाधाओं को क्या कर दिया? कम कर दिया। लाइसेंस प्रक्रिया वगैरह को क्या कर दिया था? कम कर दिया। कुछ सीमित रखा इनको। जो कुछ खतरनाक जो उद्योग थे ना, जो मादक पदार्थ वगैरह इस प्रकार के जो उद्योग थे, उन्हीं के लिए जो है वो ये चालू रखे थे। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको याद रखना, अब कोई भी व्यापारिक संस्था आसानी से आयात और निर्यात जो है वो कर सकती थी। कब के बाद? 1991। तो उदारीकरण की शुरुआत जो है भारत में कब होती है? 1991 में। ये बात याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, रह जाएगी इतनी बात ध्यान में। चलो आगे, ये सारी समझाई हुई है। बस ये मान लो कि मैं आपको नोट्स बनवाने के लिए यहाँ पर ये लिख कर लाया हूँ। और ऐसे मत मानना इस सर आप पीपीटी भी पढ़ाओगे क्या? ऐसे ऐसे मैं आपको फिर बताता हूँ, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता ऐसे पढ़ाना। आप ऐसे पढ़ाकर, अब ये जैसे इस ये बातें हैं तो इसको आप नोट्स के थ्रू जो है वो उतार लो, तब ये थोड़ा सा अपनों ने ऐसे जो है वो लिखा है। क्या कर रहे हो? के कर सी भाई जान के। देखो, आपको मैं ये बता दूं कि आप मेरी क्लास में बात मत किया करो मेरे भाई बहन। मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप ब्लॉक मारे जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इतना रात हुई पड़ी है तो ही पढ़ा रहा हूँ, और आप जो हड़के में ले रहे हो। ठीक है, आप किसी से ये बात नहीं पूछोगे किसकी तैयारी, किसकी, आप अपने को क्या है? अब आप यहाँ पढ़ने आए हो या ये पूछने आए हो? इस राजस्थान में इतने लोग तैयारी करते हैं, किस किस से पूछोगे किसकी तैयारी कर रहा है? आप पर काम करो नहीं, है ना। चलो देखो आगे। अब कोई भी व्यापारिक संस्था आसानी से आयात निर्यात कर सकती थी। लाइसेंस राज को क्या कर दिया? समाप्ति कर दिया एक तरह से। ये मानो आप, पहले हर उद्योग के लिए सरकार लाइसेंस लेना जरूरी था, बहुत कठिन प्रक्रिया हुआ करती थी। ये प्रक्रिया जो वो आसान नहीं थी। क्लियर? सर ये पीडीएफ पढ़ नहीं रहे? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ।
ठीक है, चलिए अब देखो, पहले इसके बाद अपने बात करें तो उदारीकरण के तहत औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को खत्म या सरल कर दिया गया। इससे नई कंपनियों को स्थापित करना और बिजनेस करना आसान हो गया था। तो नई कंपनियां वो डर नहीं रही थी, यहाँ पर जो है वो क्या कर रही थी, निवेश कर रही थी। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद अपने बात करते हैं आगे। तो उदारीकरण का मतलब मोटा मोटा तौर पर समझ गया होगा। फिर आगे आप बात करें तो ये कुछ प्रश्न आपके लिए उदारीकरण को लेकर, है ना। उदारीकरण से जो व्यापार है ना, वो भी अपना जो है भारत का वो बढ़ोतरी देखने को मिली। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में जो वो क्या बढ़ोतरी देखने को मिली। हाँ, इसके बाद उदारीकरण किस वर्ष भारत में लागू होता है, ये प्रश्न का जवाब दो आप सभी। ये ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, है ना। ठीक है, इसके बाद याद रखना उदारीकरण की जो शुरुआत है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, 1991 में जो है वो हुई थी। लाइसेंस राज को समाप्त करने की प्रक्रिया किस सुधार के अंतर्गत आएगी, ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी उदारीकरण। उसे क्या बोलेंगे अपने, उदारीकरण। ये अभी अपनों ने पढ़ा है। फिर मैं आपको एक प्रश्न और करवाता हूं, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। उदारीकरण, उदारीकरण क्या है भाई, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वह उदारीकरण का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो उदारीकरण का सरकारी नियंत्रण बढ़ाना था, नहीं भाई। निजी क्षेत्र को हटाना था, नहीं भाई। निजी क्षेत्र को बढ़ाना था। व्यापार को सरल बनाना इसका उद्देश्य था, है ना। व्यापार को सरल बनाना जो है वो क्या था, इसका उद्देश्य था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, इसके बाद अपने आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। आगे अपने बात करें तो अपनों ने 3 शब्द आए। पहला आएगा उदारीकरण, वो हमने पढ़ा। अब आएगा प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण। निजीकरण, प्राइवेट, प्राइवेट करेंगे। अब आ जाओ, करते हैं प्राइवेट कंपनियों को, है ना। आई एम न्यू स्टूडेंट, आई एम प्राउड टू बी राजस्थानी। हाँ भाई, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। ठीक है, चलिए भाई आगे। 1900 से 1990 तक लगभग सभी उद्योग जो है वो पब्लिक सेक्टर यानी राज्य या पब्लिक सेक्टर यानी सरकार के अंडर में थे। किसके अंडर में थे, सरकार के अंडर में। अब सरकार के अंदर काम करते तो कानून वगैरह बहुत पालना करती होती है, कानून वगैरह की बहुत पालना करनी होती है। तो 20वीं सदी के मध्य से बने इन उद्योगों के नियम हेतु जिम्मेदारी जो है स्वयं सरकार या राज्य पर ही डाल दी गई थी। जो ये जो जितने भी 20वीं सदी के अंदर जो उद्योग बने थे उसके नियम वगैरह हैं, जो भी जिम्मेदारियां, नियम बनाने कोई जिम्मेदारियां वगैरह, वो सारी की सारी किसके ऊपर थी, सरकार के ऊपर। अब सरकार अपने हिसाब से काम कर रही थी। तब परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिला, गरीबी ज्यादा बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, उत्पादन में भी कमी हो रही थी, और यहां तक अपने को भुखमरी भी जो है वो देखने को मिल रही थी। लोग जो है वो इन चीजों के जो है वो क्या हो रहे थे, शिकार हो रहे थे। हाँ, बाड़मेर की पावन धरा से। हाँ भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार बाड़मेर की पावन धरा से बोल भाई। और हाँ, और एक बात और बता दूं, अपने राजस्थान की भूगोल की जो है वो बुक आ रही है, लगभग 1 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब मुझे ये लगता है कि अपनी जो राजस्थान की भूगोल की बुक है वो राजस्थान में सबसे यूनिक बुक होगी, सबसे शानदार बुक होगी। जो है ना, आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, तो काफी साथियों की डिमांड थी कि गुरुजी आपके भूगोल के नोट्स, भूगोल के नोट्स। अपनों ने राजस्थान भूगोल जैसे नोट्स है, नोट्स की तरह ही जो मेरे नोट्स हैं वो ऐसे मान लो कि बुक में आपको थ्योरिकल मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे। यहीं से निजीकरण की मानसिकता का उद्भव होता है। जब ये गरीबी बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, क्योंकि राज्य सरकार अपने हिसाब से कर रही थी। फिर यहां पर जो है इन पब्लिक सेक्टर को जो प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है कन्वर्ट किया। जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया, क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है वो कल्याणकारी करना होता है, कल्याण करना होता है किसी राज्य का, या कोई जैसे जिस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं तो उस राज्य का कल्याण कर दो, उस क्षेत्र का कल्याण कर दो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो उद्देश्य होता है, आपको बताया था मैंने, वो लाभ कमाना होता है। और जब लाभ कमाओगे तो गरीबी भी नहीं रहेगी, प्लस प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होंगे तो बेरोजगारी भी नहीं होगी, लोगों को काम धंधा मिलेगा, उत्पादन की कमी नहीं होगी, और भुखमरी के भी शिकार जो लोग हैं, काम धंधा मिलेगा तो क्यों भुखमरी के शिकार होंगे भाई, है ना। और यहीं से फिर निजीकरण का क्या होता है, उद्भव। उत्पादन और वितरण निजी क्षेत्र के हाथ में था। अब देखो, जो उत्पादन होता था, जो भी वितरण होता था, वो किसके हाथ में था, निजी क्षेत्र में। पहले की बात बता रहा हूं, निजी क्षेत्र के हाथ में था। लेकिन राज्य जो है, राज्य उस पर नियंत्रण रख रहा था, राज्य की नियंत्रणकारी भूमिका रहती थी। अब काम तो जैसे ऐसे नहीं कि पहले प्राइवेट को काम ही नहीं देते थे, काम दिया जाता था, लेकिन राज्य सरकार अपने हिसाब से करवाता था। तो फिर वो काम कैसे बढ़िया हो पाएगा। इसलिए सरकार ही अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर रही थी। सरकार ही जो है वो अर्थव्यवस्था की दिशा जो है वो तय करती थी, है ना।
तो फिर उसके बाद अपने को क्या देखने को मिला, उसके बाद अपने को क्या देखने को मिला कि सरकार ही जो है अर्थव्यवस्था की दिशा तय करती थी। उसके उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें, जैसे रक्षा क्षेत्र के अंदर है, अंतरिक्ष कार्यक्रमों की बात करें, नाभिकीय कार्यक्रम की बात करें, परमाणु कार्यक्रम की बात करें, इसका मतलब मेरा ये है कि रक्षा क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं, अंतरिक्ष में जैसे अपने रॉकेट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, अब वो किसके कंट्रोल में था तो सरकार के कंट्रोल में। जो कोई पुर्जे वगैरह बढ़ाने के लिए वो किनको दे दिए जाते थे, प्राइवेट वालों को, या प्राइवेट की कुछ ही जो है वो भूमिका होती थी, लेकिन ज्यादा जो है वो कंट्रोल सरकार का ही रहता था। इन सब का नियंत्रण राज्य सरकार के पास रहा, जिसमें निजी क्षेत्र की जो प्रवेश है वो सीमित था। निजी क्षेत्र की जो भूमिका है वो बहुत थोड़ी ही रहा हुआ करती थी। ये बात आपको याद रख लेनी है। ओके गुरुजी। उसके बाद आपको क्या देखने को मिला, 1991 का वो दौर जहां आर्थिक सुधार के तहत भारत में निजीकरण की क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी गई। अब इतना ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल नहीं रहा था अपने को, बेरोजगारी बढ़ रही थी, उत्पादन में कमी आ रही थी, भुखमरी बढ़ रही थी। तो ऐसे में हमें जरूरत थी कि हम जो है किसकी शुरुआत करें, निजीकरण की शुरुआत कब होती है, 1991 में। कब होती है, 1991 में। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, सरकारी घाटे को क्या करना, कम करना, कार्य कुशलता को बढ़ाना और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को ज्यादा करना, सरकार के बोझ को क्या करना, कम करना। ठीक है, ये निजीकरण के क्या थे, उद्देश्य थे। ये याद रखना, इससे प्रश्न आ जाते हैं भाई। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं अभी तक, और ये हमने पढ़ ली। निजीकरण दो प्रकार से आपको देखने को मिलता है। निजीकरण कितने प्रकार से देखने को मिलता है, दो प्रकार से, आंशिक निजीकरण और दूसरा पूर्ण निजीकरण। आंशिक के अंदर क्या होता है, सरकार कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को बेच देती है, जैसे LIC वगैरह अपने पढ़ते हैं, है ना, वो इसमें निजी और सरकार दोनों की भागीदारी जो वो होती है। पूर्ण का मतलब होता है पूरी संस्था को निजी हाथों में बेच देना, जैसे बाल्को एयर इंडिया। अब जैसे एयर इंडिया के जहाज है, आप देख पा रहे हो यहाँ एयर इंडिया के जहाज है, तो एयर इंडिया का जो जहाज है वो किसे बेचा गया, टाटा समूह को। बाल्को जो है वेदांता को। MTNL या BSNL की बात करें तो इसमें जो है वो आप देखोगे यहाँ आंशिक प्रयास। ये पूछा गया भाई, एयर इंडिया जो है उसका समूह है, इस कौन कर रहा है उसका, टाटा समूह है। यहाँ पर एयर इंडिया की जहाज, यहाँ पर आपको रतन टाटा जी का जो नाम है वो देखने को मिलता है। ये किन की है, एयर इंडिया जो कंपनी है वो किन की है भाई, रतन टाटा जी की। ठीक है, RS की तैयारी कर रहा हूँ और मार्गदर्शन करो सर प्लीज। अब मैं इस क्लास में आपको RS के मार्गदर्शन, RS की बातें कैसे बताऊं, बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ। 3 फेज होते हैं, PT, मेंस और इंटरव्यू। प्री के अंदर एक ही पेपर होता है, मेंस में 4 होते हैं और आपका इंटरव्यू होगा, है ना। अब आप जैसे बोलोगे गुरुजी मैं UPSC की तैयारी करता हूँ, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे भाई, PT में 2 होते हैं, मेंस में 9 होते हैं और जो है एक इंटरव्यू होता है, बस इतना ही बात है। अब ऐसे बीच में ये या तो ना ऐसे करेंगे अपने, मैं शायद मैंने एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, कितने कैसे किस प्रकार से फ्रेशर बच्चा जो तैयारी कैसे करे, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने इसको यूट्यूब पर बना रखी है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, बस निजीकरण को इतना ही समझना है आपको, आपके जो सिलेबस में वो इतना है, मैं फिर भी ज्यादा लेकर आया हूँ। भारत में निजीकरण की शुरुआत कब होती है, हमने पढ़ा था 1991 के अंदर जो है निजीकरण की क्या होती है, शुरुआत होती है। रेजा को बात ध्यान में, हाँ गुरुजी रेजा की। निजीकरण की नीति का उद्देश्य क्या है, मैंने कहा था ना उद्देश्य बेरोजगारी बढ़ाना, बेरोजगारी थोड़ी बढ़ाएंगे, ये गलत है। बेरोजगारी को कम करना है, सरकारी क्षेत्र को बढ़ाना नहीं, सरकारी को कम करके निजी को बढ़ाना, निजी निवेश बढ़ाना, हाँ निजी निवेश को बढ़ाना, सब्सिडी देना, ये कोई ऐसा उद्देश्य था नहीं इसका। क्लियर, एक प्रश्न और करके दिखाओ, निम्न में से कौन सी कंपनी का निजीकरण हुआ था, बताओ। इसरो का हुआ था, NTPC का हुआ था, एयर इंडिया का हुआ था, RBI। तो हमने आपको बताया था कि एयर इंडिया का जो है वो क्या कर दिया गया था, निजीकरण कर दिया गया था। उड्डयन क्षेत्र की जो है वो सारी मैंने बातें आपको पहले लिखाई हुई है। और तीसरा जो हमारे सामने शब्द आता है, तीसरा जो हमारे सामने पॉइंट आता है वो है किसका भाई, वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण को आप इंग्लिश में बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण को जो है हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से क्या भाई जुड़े हों। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मुद्रा के रूप से, नहीं, यहां पर आपकी जो है वो भाषा का भी प्रवाह होगा एक देश से दूसरे देश, यहां पर आपके विचारों का भी प्रवाह होगा, यहां पर आपके रहन और सहन का भी जो है वो क्या देखने को मिलेगा, बोलो मेरे भाई, प्रवाह देखने को
मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो वेशभूषा है, आभूषण है, सब संस्कृति की यहाँ पर बात आई है, तो वो चीजों का आदान प्रदान होगा। जैसे भाषा, हम बोलते बोलते कई बार ये बातें बोल देते हैं कि यार मुझे वहां जाना था बट मैं वहां नहीं जा पाया, और कोई माफ करना की जगह यहाँ बोल दिया कि मुझे जो बात करता करते हैं सॉरी यार, सॉरी, अब वो सॉरी शब्द गठवाए हो, तो ये भाषा का आदान प्रदान हुआ है। अंग्रेज बोलता और आपा भी बोला गया। विचार, हमारे जो विचार हैं, अब कई कई बात में आपा कुछ विचार अंग्रेजों वाले दिखा देते हैं, अच्छा अंग्रेज कई बार हमारे वाले विचार भी दिखा देते हैं। तो वो कैसे हुआ? जब वो हमसे मिले, हम उनसे मिले, तभी तो एक दूसरे के जो विचार है वो आदान प्रदान हुए, है ना। हाँ, इसके बाद देखो, इसके बाद अगर अपने बात करें रहन सहन, तो जैसे हम पहरान पहनते हैं, अंग्रेज कई बार पहरान पहनते हैं, हम देखते हैं अंग्रेज जो लोग हैं वो कई बार हमारे पहरान पहन लेते हैं, हम अंग्रेजों वाले जैसे जींस पैंट वगैरह है, ये अपना थोड़ी है जींस पैंट में आई बींद नहीं है को नहीं। हाँ, तो बाई बात, तो ये याद रखना। तो एक देश से दूसरे देश की आर्थिक रूप में पैसा का भी आदान प्रदान होना, यानी पैसे का भी होता है। राजनीतिक बातों, जी हाँ, आप देखते हो प्रधानमंत्री कभी उस देश की यात्रा, कभी कभी, तो वो क्यों जा रहा है वहां, उस देश से सीख के आ रहा है कि उसमें क्या किस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं, तो वो देश आगे विकास कर रहा है, उनकी जो अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार से है, कौन कौन से जो है उनकी सेना के पास किस प्रकार का जो है वो सामान है, कि हमारे पास कौन सी कमी है ना, तो वो सब, और एक थोड़ा सा संबंध जो है वो मजबूत होता है इस प्रकार से। इसे आर्थिक गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार जोड़ा जा सकता है। इसे पूंजी का वैश्विक प्रभाव बोलते हैं, यानी पूंजी जो होती है वो विश्व के अंदर जो प्रभाव करती है, यानी यहां से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इस प्रकार से, है ना। तो ये जो है यहां आपको देखने को मिल रहा है। फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बोलो, पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड को जो है वो क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अरे ग्लोबलाइजेशन के जनक पितामह किसे कहते हैं बताओ? पीटर सदरलैंड। सदरलैंड याद करो, सदरलैंड, सदरलैंड, सदरलैंड। पीटर ऑफ, फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन पीटर सदरलैंड, हो जाओ याद। ग्लोबलाइजेशन के पिता किसे कहते हैं? पीटर। ये सारा वेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। सबसे पहले मार्शल मैकलुहान ने 1960 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी, वैश्विक गांव की अवधारणा दी। वैश्विक गांव की संकल्पना जो है वो दी थी, याद रखना। ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? मार्शल मैकलुहान। मैकलुहान के द्वारा जो है वैश्विक गांव की, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक गांव की क्या दी गई थी? अवधारणा। ये पर्सन इंपॉर्टेंट होता है। सर जी मानने लगा कि सारा ही सो गया। चलो, देखो देखो, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, पढ़ने चाहे मैं रात को 12 बजे हूँ, चाहे 11 बजे हूँ, चाहे 1 बजे हूँ, पढ़ना रहा तो पढ़ेगा, है को नहीं। हाँ, तो याद रखना, सबसे पहले मार्शल मैकलुहान ने 1960 में वैश्विक गांव, तो वैश्विक गांव की मैकलुहान, मैकलुहान, मैकलुहान वैश्विक गांव। और फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन पीटर सदरलैंड। बोलो, इतनी बात ध्यान में रह जाएगी। चलो फिर आ गया वैश्वीकरण की। अगर अपने बात करें तो इसकी विशेषता देखो, वैश्वीकरण की विशेषता अगर अपने बात करें तो एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से इस प्रकार को व्यापार को बढ़ाना, ठीक है। सीमा पार व्यापार में वृद्धि होती है इससे, वैश्वीकरण से। जैसे सीमा पार व्यापार करते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलती है? वृद्धि देखने को मिलती है। पूंजी और निवेश का क्या होता है? प्रवाह। अब इनकी पूंजी हमारे पास, हमारी पूंजी इनके पास, इस प्रकार से पूंजी का भी क्या होता है? प्रवाह। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो भी है वो भी क्या होता है? विस्तार होता है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है उनका भी क्या देखने को मिलता है? यहाँ विस्तार। संस्कृति और सूचना का भी आदान प्रदान होता है। मैंने कहा था ना, संस्कृति और सूचना। सूचना जी, मान लो अब अपने विदेश वाली जो खबरें हैं वो यहाँ देख लेते हैं और यहाँ वाली वहां, तो ये क्या है? फोन वगैरह है, इंटरनेट आया, ये क्या है? ये वैश्वीकरण ही तो है। अरे एक टाइम था जब डाकिया, रे मारो कागज ले जा, वो डाकिया बेचारा, अच्छा डाक सेवा भी अंग्रेजों द्वारा ही शुरू की गई है। कमेंट में बताओ डाक सेवा कब प्रारंभ होती है भारत में? करवाया हुआ है मैंने आपको, कमेंट कर दिया वो। चलो ठीक है भाई। देखो, इसके अलावा अगर अपने बात करें तो संस्कृति और सूचना का जो आदान प्रदान है वो यहाँ पर आपको क्या है देखने को मिला? संस्कृति और सूचना का आदान प्रदान जो देखने को मिला, ठीक है। हाँ, तो ये बात आपको समझ में आई। संस्कृति के अंदर अगर आप बात करा और सूचना के अंदर बात करा तो वही बात है, विदेशों वाली न्यूज यहाँ देख लेते हैं। यहाँ वाली जो है 1854, जो 54 कह रहा है उसका एकदम सही है, 54 वाला सही है।
उद्योग और तकनीकी का भी क्या होता है, विकास होता है। जब हम विदेश में देखते हैं कि इस प्रकार से तकनीकी है, वहाँ ये जो है वो कार्य चल रही हैं, इस प्रकार के फोन आ गए हैं, तो हमारा देश भी प्रयास करेगा कि हम भी यहाँ पर उस प्रकार की जो है वस्तुएं लेकर आए, वस्तुएं निर्मित करें, है ना, वो चीजें। हाँ भाई, बोलो, इतनी बात हंसवन माई। अब मुझे 3% करके दिखाना भाई। अब मुझे आप जो है 3% करके दिखाओ। मुझे 3%, वैश्वीकरण की अवधारणा से क्या तात्पर्य करके दिखाओ। अब उत्तर मत देखना, आप सीधा इसका उत्तर करना, सीधा उत्तर करना कि वैश्वीकरण की अवधारणा से जो है वो क्या तात्पर्य। तो याद रखोगा, वैश्वीकरण केवल व्यापार करना, केवल व्यापार नहीं है ना, केवल जहां केवल नाम लग जाए वहां काट देना। पूरी दुनिया को एक बाजार बनाना, जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हों। ग्लोबलाइजेशन का जनक किसे कहते हैं, बताया था, पीटर सदरलैंड को। पीटर सदरलैंड को कहते हैं, पीटर सदरलैंड को कहते हैं, ये बात याद रखना। फिर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे भाई, अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो वैश्विक गांव का विचार, विचार जो है वो किसने दिया था। वैश्विक गांव की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दी जाती है, वो दी जाती है मार्शल मैकलुहान द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मार्शल मैकलुहान, मार्शल मैकलुहान। हाँ, कृष्णा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डलहौजी ने, अरे वाह, डलहौजी ने, किसने भाई, डलहौजी ने। याद रखियो बात, भूलना जी डलहौजी की। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ला डलहौजी जो है वो इस क्षेत्र में काम कर ही रहा था, आपको पता है ना। तो उसने ही डाक सेवा वगैरह जो है वो क्या की थी, प्रारंभ की था ना, पता है कि पहला अपने देखो अपने टीवी था ना, तो देखो ग्लोबलाइजेशन कितना बड़ा है कि आज हम जो है वो टीवी तो मतलब आजकल तो देखे कौन लोग। एक टाइम था जब स्कूल से आप आया करते थे, कार्टून देखा करते थे, टीवी के आगे बैठा करते थे, पिताजी से भी कई बार, माता से भी कई बार, बहन से भी कई बार, भाई से भी कई बार लड़ लिया करके, भाई रिमोट आज मेरी बारी है, आज मैं देखूंगा, और काल तेरी बारी है, ये टाइप में मतलब खेल था। मैंने आज भी याद है कि जब हमारी गली में पहली बार टीवी आया था ना, तो मैं पूरी रात भर कौन सोया, है को नहीं, और आप आज ज्यादा पुरानी भी को नहीं है को नहीं। तो ये बात होती है कि मतलब लोगों के पास टीवी भी नहीं थी, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2010 9-10 के आसपास की बता रहा हूँ। मतलब हर व्यक्तियों के पास टीवी भी नहीं थे, है ना। और इससे पहले की बात करें तो लोग सिनेमा में जाया करते थे देखने, टीवी होते ही नहीं थे, वीसीआर चलता है को नहीं। तो वो गांव वाले पैसे इकट्ठा करके ले आया करते थे, फिर देखा करते थे कि ब्याह की मूवी देखनी होती तो भी सारा इकट्ठा हो गया देखता है को नहीं। तो वह बात है। तो और आजकल तो देखो किस प्रकार से जो है टेक्निक आ चुकी है ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो एंटीना वगैरह का दौर तो हमने भी देखा, पहला एक टीवी आता। अब टीवी में पहला क्या होता, जी वो खिड़की और टीवी देखो ही होगो, हाँ गुरु जी देखा है। तो क्या था कि टीवी के ऊपर पूरा पूरे दिन में जो टीवी है वो 1 घंटे चला करता था शुरू में, 1 घंटे, सोच के देखो। और सिर्फ एक चैनल, लोग उत्साह रहते थे, मतलब लोग वेट करते थे उस 1 घंटे का जिस टाइम वो टीवी चला करता था। क्या गुरु जी, बाकी 23 घंटा, 23 घंटे से झुरिया सी रहती थी टीवी पर, कुछ नहीं चलता था, 1 घंटे चला करता था। फिर धीरे 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 समय के साथ बदलाव होता है, और फिर ये टीवी को जो है वो 24 घंटे के लिए कर दिया गया कि अब आप 24 घंटे देख सकते हो। फिर लोगों को बहुत खुशी हुई उस समय, सोच के देखो, पहले लोग बेचारे 1 घंटे देखा करते थे पूरा दिन में, लोग नया नहीं करते थे, काम नहीं जाया करते थे टीवी देखने के लिए 1 घंटा। और उसके बाद जो है क्या देखने को मिला कि सरकार ने नियम बनाया कि अब 24 घंटे आप जो है कोई व्यवस्था ऐसी लाई कि 24 घंटे टीवी जो है वो चलेगा। 24 घंटे फिर टीवी चलने लगा। और सबसे बड़ी बात, एक चैनल चला करता था, डीडी नेशनल। और डीडी नेशनल हाँ बिल्कुल अनिल, डीडी नेशनल एक ही चैनल चला करता था, और उस पर सारी खबरें वगैरह, फिल्म वगैरह, कार्टून वगैरह सब आया करते थे। मैं भी देख रहा हूँ, एक नाटक मुझे याद है, पोकेमोन आया करता था। तो वो अब देख लो थे, मैं कितों समकालीन था रहे कि पोकेमोन नाटक मैंने डीडी नेशनल पे देखा हुआ है ना। निंजा नुंजा थोड़ी तो बहुत बाद में चले है, नहीं डोरीमोन निंजा थोड़ी, टॉम एंड जेरी, ये तो बहुत बाद गए, ठीक है। हाँ, अब देखो इसके बाद क्या हुआ, फिर 24 घंटे चलने लगा। और धीरे फिर इन्होंने थोड़े से कार्यक्रम को और टीवी को अच्छा करने के लिए संडे वाले दिन जो है वो कुछ स्पेशल देने लगे। जी हाँ, संडे में स्पेशल चलती रंगोली, धीरे धीरे ये टाइम बीता, रंगोली है ना, रंगोली चैनल, रंगोली शो चलता था, उस पर राजस्थानी लोकगीत वगैरह जो सुनाए जाते थे। शायद 8-10 टाइम होता, या 7-9, शायद ऐसा टाइम होता था संडे को दिन। भाई साहब मुझे याद है कि नाता को नहीं आपा बी टाइम रंगोली देखने वास्ते ऐसे बैठे रहते थे, रंगोली खत्म होती थी उसके बाद नहाया करते थे, मतलब खड़े होने पानी भी नहीं पीने जाया करते थे कि भाई गाना ना टप जाए। और सुनो, उसमें मुश्किल से वो इतने घंटे में कोई 8-9 गाना सुना, तो बीच में वो आधा घंटा तो बात करती करती भी और करता भी, दोनों ही आते थे। और उसके अलावा क्या होता था कि
सारों में बड़ी बात है कि वो अपनी पसंद के गाने सुनाया करते थे हमें, अपनी पसंद के। आया नहीं है, और वो आपा सुनता, मीठो बोलियो रे पपैयो रूत आई सावन की, ओ मन में आवे है पिया थारे सागर वन की। हाँ, मतलब बी टाइम लोकगीत तो लोकगीत ही आएगा नहीं। आजा रे बटेऊ खड़ी नीम के तले, मारी ओळियू आवे थारो जीवड़ो जले, मारी ओळियू आवे थारो जीवड़ो बले, आजा रे बटेऊ खड़ी नीम के सकलक बुम। हाँ सकलक बुम। बी टाइम ये लागतो कि आज जे पेल सिरवाना मिल जाए, केठा में के कर दिया। हाँ सकलक बुम शक्तिमान। वाह भाई वाह, आज तो यार पुराने दिना की याद आ गई है। तुम छोटे से उम्र में डीडी नेशनल चल चलता था हमारे घर में ही। गांव में, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये कहीं कि ये घर में मतलब गांव में फिक्स होगी सारों पहले टीवी बिन गई आयो है को नहीं। हाँ। अरे मनीषा का ये बढ़िया नाइस, वो तो मैं जानो आवाज बूझ तो को नहीं, लेकिन ये है कि मैं लोकगीत तो गा दूं रास्ता नहीं मैंने काफी आवा, क्योंकि सेम भाई राजस्थान नहीं होगा। अच्छा इसका उत्तर याद रखना। चलो आगे। अब इसके बाद अपने बात करें तो फेरा, फेरा के गुरुजी बेगे जगह 7 11, नहीं नहीं वो फेरे नहीं है यहाँ पर। फेरा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसकी बात करें तो यह लागू होता है 1973 में, याद रखना। फेरा जो है वो कब लागू होता है, 1973 में। फेरा कब लागू होता है, 1973 में। और इसको समाप्त कर दिया जाता है 1999 में। क्यों? कि फेरा की जगह पर क्या लाया गया था, फेमा। ये प्रश्न याद रखना, फेरा की स्थान पर किसको लाया गया था, फेमा को। इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था, विदेशी मुद्रा पर कंट्रोल करना, क्या करना, नियंत्रण रखना। इसकी फुल फॉर्म थी फॉरेन एक्सचेंज, यहां था रेगुलेशन, यहां था मैनेजमेंट। यहां क्या था, मैनेजमेंट। इसकी जो ये जो लागू होता है वो 1999 में, वो 1999 में समाप्त होता है। और ये फेरा के स्थान पे आया था फेमा, याद रखना। फेरा के स्थान पर फेमा आया था। मैं आ गया भाई, यहाँ बाद में मैं आया था, मैं बाद में आया था, मैं फेमा बाद में आया था, ये याद रखना। इसका उद्देश्य था विदेशी मुद्रा का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना, और इसके नियम वगैरह जो है वो बढ़ाना। क्लियर? ओके। हाँ, अरे यही तो है, विदेशी मुद्रा का क्या करना, नियंत्रण। ठीक है, विदेशी मुद्रा पर क्या करना, क्या रखना, नियंत्रण रखना। चलो, ईडी, ईडी का मतलब क्या होता है भाई गुरु जी, हिंदी हिंदी अगर देखा तो इसका हो जाएगा प्रवर्तन निदेशालय। क्या हो जाएगा भाई, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, डायरेक्टरेट। स्थापना होती है 1 मई 1956 को। कार्य क्या है, विदेशी मुद्रा उल्लंघनों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की क्या करना, जांच। ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के मामले जो होते हैं, या विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के जो मामले होते हैं, उनकी क्या करता था, ईडी जांच किया करता था। याद रखना, ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को। 1 मई 1956 को जो है वो स्थापना किसकी होती है, ईडी की। अब बात थे ध्यान में रखनी, ये नोट सारे बना लेना भाई, ये नोट सारे बना लेना। अब इसके बाद आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो प्रकार हैं वो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एफडीआई, एफडीआई, एफपीआई। एफडीआई मिलता है और एफपीआई। एफडीआई की फुल फॉर्म देखा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है उसकी बातें यहाँ पर की जाती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। जैसे अगर बात करें तो किसी फैक्ट्री के अंदर जो है वो निवेश करना है तो उसकी बात आ गई, जैसे किसी फैक्ट्री में करना है ना, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन प्रो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है पोर्टफोलियो निवेश का मतलब होता है जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना। एफडीआई में तो क्या करते थे, फैक्ट्री वगैरह में निवेश। और एफपीआई के अंदर क्या करते थे, अपने शेयर मार्केट में निवेश। कहाँ करते हैं निवेश, शेयर मार्केट वगैरह होते हैं ना ये, यहां पर अपने क्या करते हैं, निवेश करते हैं। बिल्कुल 1973। चलो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सीधा सीधा आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, सीधा सीधा जो है यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो जी यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, यहाँ से बन जाएगा MRTP एक्ट। MRTP एक्ट जो है वो कब का है, 1969 का। इसकी फुल फॉर्म देखें तो मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार को रोकने के लिए जो है वो कौन सा एक्ट बनाया गया था, MRTP एक्ट। एकाधिकार कोई नहीं कर सकता और प्रतिबंध जो व्यापार कर रहे हैं उनको रोकने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया था। CCI की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, 2003 के अंदर इसकी स्थापना होती है। प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा सेबी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेबी शेयर बाजार को नियंत्रण करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको ये सेबी दिख रहा है ना। राजस्थान में भी कई बार अपने पढ़ते हैं कि सेबी के सहयोग से ये किया गया। तो सेबी की अगर बात करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। NIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की यदि अपने बात करते हैं, विनिवेश से प्राप्त धन को स्टोर करने और विकास में लगाने के लिए जो है वो स्थापना की गई थी। किसकी, NIF की, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की। इसकी स्थापना कब होती है, 2005 में। वेरी गुड, ईडी का छापा पड़ेगा। चलो देखो अगले प्रश्न की, जिद के ना अपना ईडी छापा पड़ेगा, तो भाई इसीलिए बोली जाती है बात। ये लो भाई, आप जो है इस पेज को ध्यान से पढ़ोगे। LPG है ना, अभी अपने पढ़ा उदारीकरण है ना, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी मुख्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। अब सीधा सीधा प्रश्न आएगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना 1995 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती है, याद रखना। WHO का जो मुख्यालय वो भी कहां पर देखने को मिलता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और WTO का मुख्यालय भी कहां देखने को मिलता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1994 के अंदर वॉशिंगटन DC के अंदर, कहां पर होती है, वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना करें, विश्व बैंक की बात करें तो 1944 में वॉशिंगटन DC में ही इसका जो है वो स्थापना हुई। इसकी जो स्थापना है वो होती है। UNCTAD 1964 में जिनेवा के अंदर जो है व्यापार और विकास में सहायता करने के लिए इसकी स्थापना जो की गई थी। OECD की स्थापना 1961 में पेरिस फ्रांस में। आर्थिक सहयोग और विकास, भारत इसका पूर्ण सदस्य नहीं है, सिर्फ सहयोगी है, याद रखना। और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में मनीला फिलीपींस में, जो फिलीपींस एशिया में है ना, वहां की गई थी। कहाँ की गई थी, फिलीपींस एशिया के अंदर जो है स्थापना की गई थी। हाँ 2003, 1992, बहुत बढ़िया। ये सारे जो आपने सन लिखे बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ हमने भी जो है सीधी सीधी याद रखो बात। WTO की स्थापना 1995 में हुई। WTO की स्थापना कब होती है, बोलो मेरे साथ, 1995। IMF की स्थापना जो 1944 में हुई। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944, IMF की स्थापना 1944। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 1944 में हुई। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में। ओ UNCTAD की स्थापना 1964 में। OECD की स्थापना 1961 में। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो 1966। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB है। ठीक है, ये याद करना। ठीक है, ओके। आज थोड़ा सा आपको ये लगेगा गुरुजी इसमें रटने वाले फैक्ट है। अब इसमें क्या समझाऊं मैं आपको, बताओ, है ना। तो रटने वाले फैक्ट हैं, इसके बाद वाली जो अपनी क्लास होगी उसमें रटने वाले फैक्ट नहीं होंगे। तो कैसे लगी आज की क्लास है, तो सभी साथी कमेंट में जरूर बताना। लिखने वाला मैटर ज्यादा था, इसलिए आप ये मत कहना ये, अगर मैं आपको ऐसे लिखाता आज से तो 2 क्लासों का मैटर आराम से हो जाता। ठीक है, तो इसको शानदार तरीके से जो है वो आप उतार लोगे। बाकी सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासे कर दिया गया, टेंशन टेंशन मत लिया करो, कर दिया करेंगे। फिर मैं ऐसे देखता हूँ कि ये जो जियोग्राफी वाली क्लास है ना, ये शाम को करूँ ना। रात को अपने लेट बहुत हो जाते हैं। शाम को 4:30 से मान लो 5:30, ये देखते हैं टाइम, 4:30 से 5:30 ये देखते हैं। इसी टाइम करूँगा। इकोनॉमिक्स की अपने यहाँ तो ये कर लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी होने वाली है, बस थोड़े 1-2 टॉपिक हो रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। फिर मैं कंटिन्यू इकोनॉमिक्स की प्रतिदिन ले लिया करूँगा क्लास, टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक है, ओके। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो आए हैं पहली बार आज, और क्लास को लाइक करना, कमेंट में बता दिया करो, अपनी प्रतिक्रियाएं रख दिया करो।
ठीक है, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले भाग में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।